विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा से। किसान भाइयों, कहते हैं कि परिवर्तन विकास का है पर्याय। जब युवा शक्ति सजग हो जाए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में हमारे युवाओं की भागीदारी जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश के भाग्य प्रवर्तक होते हैं युवा। और अगर हम खेती किसानी के संदर्भ में बात करें तो खेती किसानी में भी हमारे युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। इसके साथ ही इस भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी भागीदारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने हमारे युवा किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है आर्य योजना। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे आर्य योजना के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन की। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। सहकारिता मंत्री ने किया ऑर्गेनिक खेती का आह्वान, किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के निर्देश। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहे मुर्गी पालक। और मेवात क्षेत्र में फूलों की खेती को मिल रही है प्राथमिकता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जैविक खेती की जरूरत के साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों को वैज्ञानिक तकनीक से विकसित करने पर बल दिया है। सहकारिता मंत्री ने ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चेन बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाने की वैज्ञानिक तकनीक विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती समय की जरूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट शरीर और भूमि दोनों को बचाता है। देश के बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस बात को समझते और स्वीकारते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी समस्या किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलना है। ऑर्गेनिक गेहूं का उतना ही दाम मिलता है जितना खाद वाले गेहूं का मिलता है, जबकि देश और दुनिया में कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां 3 गुना दाम उनको मिल सकता है। हमारे यहाँ इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हमारी भूमि बिगड़ रही है, उत्पादकता कम होती जा रही है। खाद के अति उपयोग के कारण हमारा शरीर कैंसर सहित कई सारे रोगों का घर बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर काफ़ी जोर दे रही है। गौरतलब है कि इस समय देश में 44 लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए अधिकारियों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। सरसों और गेहूं की अगैती फसल सिंचाई लायक हो गई है। ऐसे में उनका ये आदेश किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि बिजली कंपनियां कर्ज का बोझ कम करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि खेती के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, खरीद में पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य सरकार कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की तैयारी में है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का किसानों को काफ़ी लाभ मिला है। सब्सिडी मिलने के कारण कई किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में किसान मुर्गीशाला की साफ सफाई के साथ मुर्गियों पर भी निगरानी रखें। मुर्गियों के लिए बर्ड फ्लू खतरनाक रोग माना गया है।
इस रोग से बड़ी संख्या में पक्षियों की अकाल मौत हो जाती है। मुर्गियों में इस रोग की पहचान कई तरीके से की जा सकती है, जैसे पक्षी को ज्वर आना, फैटल कलगी और पैरों का बैंगनी हो जाना, मुर्गियों के गर्दन और आंखों के निचले हिस्से में सूजन, हरे और लाल रंग की बीट आदि शामिल हैं। पशुधन विशेषज्ञों के मुताबिक बीमार मुर्गियों की कलगी और पंजे भी काले पड़ जाते हैं और अंडे के उत्पादन में गिरावट शुरू हो जाती है। बीमार पक्षी एक जगह बैठा रहता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। नाक और आंख से पानी बहता है। ऐसे में मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई अपने हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाएं। रोग से बचाव के लिए आसपास क्षेत्र में कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव करें। घरों में कुक्कुट पालन बाड़ों के बाहर चूना और फिनाइल का प्रयोग करें। बाड़े के लिए अलग जूतों का प्रयोग करें। बाड़े के पास झाड़ियों की कटाई करें जिससे जंगली सहित अन्य पक्षी वहां ना बैठ सकें। बाहरी आदमी को मुर्गी फार्म में प्रवेश नहीं होने दें। समय समय पर अपने हाथों को गुनगुने पानी और साबुन से धोते रहें। मेवात क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ बागवानी फसलें किसानों की पसंद बन रही हैं। किसान भाई फूलों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। मेवात क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ किसान अब फूलों की खेती को तरजीह दे रहे हैं। गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी आदि फूलों की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान परंपरागत खेती के अलावा गुलाब, गेंदा और गुलदाउदी की खेती कर लागत से कई गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। फूलों की खेती में लागत कम आती है और मुनाफा अच्छा कमाया जा सकता है। बाजार में फूलों की मांग भी हमेशा बनी रहती है। मेवात क्षेत्र में अधिकांश किसान हाइब्रिड गेंदा, कलकत्ती गेंदा, गंगानगरी गुलाब, डच रोज, हाइब्रिड गुलाब, गुलदाउदी जैसे फूलों की खेती को प्राथमिकता दे रही हैं। गौरतलब है कि उमरैन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है। वहाँ लगभग 20 बीघा क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। अलवर ज़िले में गेंदे की खेती का रकबा भी बड़ा है। अलवर के समीपवर्ती मालाखेड़ा क्षेत्र के बीजवाड़ा नरुका, हल्दीना, साहोड़ी, माचड़ी, पलखड़ी, सोता का बास, लिली बाखेड़ा सहित आसपास के गांव में गेंदे, गुलाब की अच्छी फसल हो रही है। बागवानी पर किसानों को सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, एक अनूठी पहल जो हमारे ग्रामीण युवा किसानों के लिए चलाई जा रही है और इसका नाम है आर्य योजना। इसका उद्देश्य है हमारे ग्रामीण युवा किसानों को कृषि की तरफ आकर्षित करना और इसके साथ ही स्थायी और लाभकारी रोजगार प्रदान करना। तो क्या है ये योजना और कैसे हमारे ग्रामीण युवा किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, आज हम इसी के बारे में कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है इस विषय के खास विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप पगारिया जी को। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ का। सर, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, चूँकि आज का हमारा विषय है आर्य योजना, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर ये योजना क्या है और इसको चलाने का क्या उद्देश्य है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी आर्य योजना कृषि को युवाओं की ओर आकर्षित करना और उनके बनाए रखना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। क्योंकि भारत में 15 से 35 साल के जो युवा हैं वो लगभग 57 करोड़ है 2016 के अनुसार, और 70% युवा ग्रामीण हैं। ग्रामीण युवाओं की आय को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, और ताकि क्योंकि युवाओं का रुझान कृषि की ओर कम होता जा रहा है और वो माइग्रेशन कर रहे हैं लगातार शहरी क्षेत्र में जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है उसको कम करें और किस तरह से कृषि को आकर्षित करें कि और युवाओं को आकर्षित करें और ताकि युवा रोजगार देने वाले बन सके और अपने गांव में उस व्यवसाय को शुरू कर सके और कृषि को लाभकारी बना सके। इस हेतु भारत सरकार ने आर्य योजना की शुरुआत 2016 से की थी। सर, अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें या संपूर्ण देश की बात करें तो ये योजना अभी किन किन जिलों में और राज्यों में चलाई जा रही है? 2016 में भारत सरकार ने 25 राज्यों में के 25 जिलों में
ये योजना शुरू की थी और प्रत्येक जिले में प्रत्येक राज्य में एक जिले को इसके लिए चयनित किया गया था। राजस्थान में इसके लिए बांसवाड़ा जिले को चयनित किया गया था और कृषि अटारी जोन द्वितीय के मार्गदर्शन में कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत बांसवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में इसको शुरू किया गया था 2016 में। धीरे धीरे इसके विकल्प देखते गए और इसकी सफलता को देखते हुए वर्तमान में राज्य में 7 कृषि विज्ञान केंद्रों में 7 जिलों में अटारी जोन द्वितीय के माध्यम से संचालित की जा रही है ये योजना। तो सर ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं जिनके अंतर्गत हमारे युवा किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं? इस आर्या योजना में इस तरह के विषय को लिया गया है ताकि इससे रोजगार से ज़्यादा उत्पन्न हो सके और ग्रामीण युवा इस कृषि की ओर आकर्षित हो सके और रोजगार पाके इसको कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बना सके। इसके लिए जो ग्रामीण व्यवसाय के जो हैं जिसमें गोटरी, बकरी पालन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, साथ ही मूल्य संवर्धन, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल आया था और सबको लगा था कि द्वितीय कृषि की ओर अगर असर होना है तो हर चीज़ का मूल्य संवर्धन बहुत बड़ा है और मूल्य संवर्धन का व्यवसाय एक बहुत वृद्ध क्षेत्र में है तो मूल्य संवर्धन भी इसमें मेन रखा गया। चौथा, क्योंकि अभी बी कीपिंग माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि बी कीपिंग एक द्वितीयक आय का साधन बने और एक अतिरिक्त आमदनी का साधन बने, तो जिन क्षेत्रों में बी कीपिंग हो सकती है उसमें बी कीपिंग मधुमक्खी पालन को, साथ ही इसके साथ ही इस तरह के प्रशिक्षण और भी, क्योंकि आर्या परियोजना जिन जिलों में चलाई जा रही है वहाँ की नीड बेस आवश्यकता की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करके और वहाँ की जो आवश्यकता है उस गाँव की, उस जिले की, उसके हिसाब से विभिन्न टॉपिक लिए गए। परंतु मुख्यतः जो टॉपिक है बकरी पालन, मुर्गी पालन, मूल्य संवर्धन, नर्सरी, बी कीपिंग, वर्मी कंपोस्ट, ये इन इकाइयों को मुख्यतः इस योजना में शामिल किया गया है। तो जैसे प्रशिक्षण की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, तो हमारे युवा किसान कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और राजस्थान में वर्तमान में 33 जिलों में जो है कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगर अपन वर्तमान की बात करें तो 7 जिलों में यह कार्य योजना चल रही है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़ और बाड़मेर, इन 7 जिलों में ये योजना अभी वर्तमान में चलाई जा रही है, जिनमें जो भी युवा साथी 18 से 35 साल के हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकता है। वहाँ पे जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो मॉड्यूल हैं उसमें जिसमें उनकी रुचि है उसमें वो लेगा। उसके बाद एक साक्षात्कार उन प्रतिभागी का कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उसका साक्षात्कार करते हैं और उसके बाद उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम मिनिमम 21 दिन का और उससे भी बड़ा हो सकता है और ये विभिन्न आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की विभिन्न चरणबद्ध तरीके में इसको आयोजित किया जाता है। जी, तो सर क्या इसके लिए किसी तरह की कोई पात्रता रखी गई है? कौन कौन से हमारे युवा किसान इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं? जी। तो मुख्य पात्रता युवा साथी जो 18 से 35 साल का हो और जो भी इस फील्ड में आना चाहता है वो इसमें जाके पंजीयन करा सकता है। इसमें भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह का शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क है और किसी भी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी किसी भी तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भारत सरकार के माध्यम से की जाती हैं। तो इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। बस मुख्य है कि उस युवा साथी की जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए और एक रोजगार स्थापित करने की उसकी मंशा होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारे युवा किसानों ने ट्रेनिंग भी ले ली और रोजगार भी स्थापित कर दिया, तो रोजगार स्थापित करने के बाद क्या सरकार किसी तरह का कोई अनुदान देती है? सरकार की वैसे सीधे से कोई अनुदान की इसमें सीधे व्यवस्था नहीं है, परंतु इसका जो मुख्य उद्देश्य है जिसमें रखा गया है कि विभिन्न जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और विभिन्न जो बैंक्स हैं उनके माध्यम से इनको लिंकेज करवाया जाए। इसी कड़ी में अगर अपन बात करते हैं तो बाड़मेर जिले में बकरी पालन पर 30 युवा साथियों को प्रशिक्षण दिया था और प्रशिक्षण बाद नाबार्ड के माध्यम से 22 युवा साथियों को 50,000 का लोन देकर इकाई स्थापित करवाई गई थी। तो विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को जिस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसकी परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती है उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही और उनको विभिन्न माध्यमों से सरकार की विभिन्न माध्यमों से जोड़ने की पूरी इसमें कोशिश की जाती है और लगातार इसका फॉलोअप और ये लगातार चलता रहता है ताकि हमारा युवा साथी जो इसके रोजगार से जुड़ सके और इसको सफल व्यवसाय बन सके। सर तकरीबन 5 साल हो गए इस योजना को चलते हुए। 2016 और 17 में ये योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो अब तक इस योजना को कितना विस्तार मिला है, इसके बारे में आप बताइए। ये योजना जिस तरह से 2016 में देखा कि केवल 25 जिलों में
पूरे भारतवर्ष में और 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही थी। आज अगर देखते हैं तो 125 जिलों में 125 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही है। और इस योजना की सफलता अगर देखते हैं तो हमारे बहुत से युवा साथी हैं। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी देखते हैं, जयपुर में के पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है जयपुर प्रथम, उसमें ये एक साथी नर्सरी पालन करके सावरमल जी और आज अच्छा व्यवसाय 5 से 10 लाख रुपए का अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। इसी तरह अगर बांसवाड़ा देखते हैं तो वहाँ श्रीमती गोमती देवी जी हैं जो कि गोट्री कर रही है और आज 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह व्यवसाय कर रही है और अपने दूसरे साथियों को भी उसमें रोजगार दे रही है। और इसी तरह से देखिए बांसवाड़ा में ही तो पोल्ट्री में भी किसान हैं। इसी तरह का अगर देखें तो संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं अपन तो झालावाड़ इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है कि झालावाड़ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिसने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम लिए उन्होंने संरक्षित खेती पर बहुत सारे इकाई स्थापित करवाई। और बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में मूल्य संवर्धन पर, क्योंकि वहाँ पे समूह में रूप में मूल्य संवर्धन पर लगाकर और मार्केटिंग और पैकेजिंग करके आज वो बाजारीकरण भी कर रहे हैं। और इसी तरह से बाड़मेर में देखें तो पोल्ट्री गोट्री और में हम बहुत अच्छा इसे हैं और 8-10 युवाओं ने इस तरह से जुबेदा खान, हाजी खान, छगनलाल, इस तरह के जो युवा साथी जिन्होंने करके और दूसरे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं जिन्होंने व्यवसाय करके और 2-3 दूसरे युवाओं को रोजगार अभी भी दे रहे हैं। सर, जब बात आती है आत्मनिर्भर बनने की और बात आती है स्वरोजगार की, तो ऐसे में जब हमारे युवा किसानों ने रोजगार स्थापित कर लिया तो वो रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले। तो इसके संदर्भ में ये योजना कितनी कारगर सिद्ध हो रही है? भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि आत्मनिर्भर भारत बने और उस दिशा में ये जो मंशा है, जिस तरह से हमारे युवा साथी हैं आत्मनिर्भरता की ओर, क्योंकि गांव में ही अगर सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो युवा साथी को बाहर भटकना नहीं पड़ता है। तो हम यही प्रयास लगातार हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी इस 5 सालों के दौरान बने कि युवा साथियों ने गांव में व्यवसाय इकाई स्थापित की और उसमें बहुत सारे जो युवा साथी दूसरे थे उनको आकर्षित हुए और उस तरफ भी उन्होंने किया है और उस तरफ करके और बहुत सारे युवा साथियों ने आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आ गए और अब आत्मनिर्भर बनके और भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सबसे बड़ा है कि रोजगार देने वाले बनना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे युवा साथी आज रोजगार देने वाले बन रहे हैं, न कि रोजगार लेने वाले बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु किसी भी परियोजना को शुरू करने में अभी 5 साल है, तो धीरे धीरे इसका विस्तार अगर होता जाएगा तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, वो निसंदेह पूरा होने की पूरी कोशिश है इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही बात करी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बनने का। इसके साथ ही उनका सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। इस संदर्भ में ये योजना कितनी कारगर है या कितनी सार्थक है? किसानों की आय दुगनी करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का 2022 का जो सपना है उसमें वैसे तो देखा जाए तो कृषि और इसके जो घटक है उसके माध्यम से बहुत सारे किसानों ने इसकी आय दुगनी हुई है। और इस योजना में, क्योंकि इस योजना में सारे युवा साथी हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया है और इस योजना में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिसकी आय 2 गुनी की जगह 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी हुई, क्योंकि सब ने इसको जीरो से शुरू करके, शून्य से शुरू करके आज 4 लाख 5 लाख कर रहे हैं। तो निस्संदेह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2022 का डबलिंग द इनकम है भारत सरकार किसानों की आय दुगनी का, तो उस कड़ी में ये योजना महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। और आने वाले समय में भी ये योजना ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि की ओर आकर्षित होंगे। ग्रामीण युवा जो यूथ इकाई स्थापित कर रहे हैं उसको देख के दूसरे युवा भी इस तरफ आकर्षित होंगे, प्रशिक्षणों के माध्यम से इसमें भाग लेंगे और फिर सशक्त भारत का, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ एक पहल रख दी गई है, उसको आगे पूरा असली जामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हमारी युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाना और इसके साथ ही उन्हें सशक्त बनाना, मुझे उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी भागीदारी को निभाएंगे और सशक्त होंगे। सर, जाते जाते अगर मैं आपसे संक्षेप में हमारे युवा किसानों के लिए इस योजना के संदर्भ में कोई सलाह लेना चाहूँ तो आप क्या देंगे? मैं सभी युवा साथियों को इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे युवा साथी हैं रोजगार के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ें। और भारत सरकार की मंशा है कि अभी 125 कृषि विज्ञान केंद्रों में 125 जिलों में चल रहा है, आने वाले समय में 400 जिलों में 400 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से योजना चलेगी। तो आपके नियर बाई जो भी जिला है जिसमें ये परियोजना चल रही है उससे जाके आप प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसमें प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार आप खुद पैदा करें। और उस प्रशिक्षण में आप जब रोजगार को एक इकाई स्थापित करेंगे तो बहुत सारे युवा साथी आपके जो साथी हैं
वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आप रोज़गार देने वाले बन जाएंगे, तो एक पूरा रोल मॉडल आप अदा कर सकते हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की, जो 2016 के अनुसार 57 करोड़ है, उसमें आप बहुत बड़ी भूमिका निभाकर और भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की, उसको ख़त्म करके और आप खुद एक आइकन बन सकते हैं अपने गांव के लिए। तो मेरा सभी साथियों से, युवा साथियों से यही निर्णय है कि आप इस योजना से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर इस इकाई का स्थापना करें। किसी भी तरह की आपको अगर इस योजना के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो निकटवर्ती जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ये योजना हमारे युवा किसानों की न केवल बेरोजगारी दूर करेगी बल्कि उनके लिए रोजगार के कई माध्यम भी उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने ढेर सारी जानकारियों से हमारे युवा किसानों को जागरूक किया, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये थी आर्य योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि हमारे युवा किसान जो हैं वो इस योजना से लाभ उठाएंगे और साथ ही देश के सतत विकास में अपनी भूमिका को, अपनी भागीदारी को निभाएंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।